प्रिय विद्यार्थी, आज हम लोग बीएड बैचलर इन एजुकेशन 2021 जिसमें अभी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सीटेट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सीटेट का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है, जो बीएड पास स्टूडेंट्स होते हैं उसमें बैठते हैं। आपका ए स्टेट जो होता है, कोई भी स्टेट का, यहाँ बी टेट स्पेशल बिहार की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात किया जा रहा है, यहाँ यूपी टेट। तो टीचर की जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका अंग्रेजी और हिंदी इन दोनों भाषाओं से सवाल होती है, आपका रीजनिंग से सवाल होती है, जीके जीएस का सवाल होता है और टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभियोग्यता से सवाल होता है। ये 4 होते हैं विषय। 120 नंबर का सवाल होता है। हम लोग देख रहे हैं कि लगभग पूरे भारतवर्ष में शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। खास करके बिहार यदि देखा जाए तो बिहार में, यूपी में, दिल्ली का आपका डीएसएसबी के द्वारा जो है अभी वैकेंसी करीब 6000 आ चुका है, जिसका फॉर्म फिलअप हो रहा है। बिहार में लगभग 2 लाख वैकेंसी भी बची हुई है शिक्षकों के लिए। यूपी में इसी तरह से व्यापक पैमाने पे वैकेंसी है। और सेंट्रल टेट जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो प्रत्येक साल आपको साल में 2 बार निकलती है। तो यहाँ पे बहुत व्यापक पैमाने पे जो बैचलर इन एजुकेशन किए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा ही आपका अपॉर्चुनिटीज है। तो उसके देखते हुए हम लोग कुछ बीएड से रिलेटेड जो भिन्न भिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम्स में जो भिन्न भिन्न विषयों से पेपर से जो सवाल आते हैं उस पर हम लोग कुछ काम कराने के लिए आपसे मुखातिब हो रहे हैं। जिसमें अभी इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग जुड़े हुए हैं एके इंडिया, गुड मॉर्निंग। निखिल कुमार जी, गुड मॉर्निंग डियर। गौतम कुमार, मुरारी बाबा, वानी झा, आकाश कुमार जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बिना समय लिए हुए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस सेशन का मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सवाल है, अंग्रेजी का सवाल है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सबसे पहला सवाल जो देख पा रहे हैं यहाँ, ये देखिए, ये जो प्रश्न है ये कह रहा है अल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट वाला को यहां पे दिया हुआ है टू रीड बिटवीन द लाइंस। ये एक इडियम्स है, टू रीड बिटवीन द लाइंस। जहान भोजपुरी, गुड मॉर्निंग बाबू। तो कह रहा है कि टू रीड बिटवीन द लाइंस। अब टू रीड बिटवीन द लाइंस ये हमारा एक क्या है, तो ये आपका एक इडियम्स है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, इसकी भाव क्या होती है, इसकी अर्थ क्या होता है, उसके आधार पे हमको करेक्ट मीनिंग, करेक्ट सिमिलर जो है मीनिंग प्रोड्यूस करने वाले ऑप्शन इसका सही ऑप्शन बनेगा, तो वो खोजना है। मणिकांत जी गुड मॉर्निंग, राहुल कुमार भाई गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए यहां क्या करा है, टू रीड बिटवीन द लाइंस। इसका अभिप्राय होता है माय डियर, गूढ़ अर्थ को किसी भी लेखनी में, कोई भी लिखावट में के भीतर की जो उसकी जो गूढ़ अर्थ होती है, जो आंतरिक मीनिंग होती है, जो अर्थ होती है, उसको व्यक्त करना, गूढ़ अर्थ को समझना, छिपे हुए अर्थ को स्पष्ट करना, यही टू रीड बिटवीन द लाइंस का क्लियर मीनिंग होता है। आलिशा राज जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग आलिशा। निखिल कुमार जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग निखिल। देखिए टू सस्पेक्ट नहीं होगा माय डियर। नेक्स्ट बता रहा है टू रीड केयरफुली पढ़ना, यह भी नहीं होगा। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ द राइटर के द्वारा, लेखक के द्वारा जो चीजें लिखी गई है उसके छिपे हुए मीनिंग को निकालना, व्यक्त करना, उसी को बोलते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस। गूढ़ अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को स्पष्ट करना। तो यही आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। टू डू यूजलेस थिंग, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है माय डियर, क्या कर रहा है, द बॉय वाज नॉक्ड डाउन। यहां भी देखिए इडियम्स है, फ्रेज है, नॉक्ड डाउन। नॉक डाउन का मतलब होता है धक्का दे करके गिरा देना, कुचल देना, धक्का दे देना। तो अब इसी का सिमिलर मीनिंग वाला हमें ऑप्शन चाहिए। हाँ, तो देखिए यहां क्या कर रहा है, वॉश्ड अवे, धो देना, पूरा का पूरा क्लियर कर देना, नहीं होगा। रिमूव, हटा देना, नहीं देना।
पुश धक्का देना नहीं होगा। अब यहां क्या करें, क्रश डाउन। क्रश डाउन का मतलब क्या होता है, चोट देकर गिरा देना, धक्का देकर के गिरा देना, कुचल देना। यही आपका सी नंबर यहां ऑप्शन चला जाएगा। द बॉय वाज नॉक डाउन या द बॉय वाज क्रश्ड डाउन बाय अ ट्रक। हाँ, तो आपका ये चला गया। विक्की श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, गुड मॉर्निंग विक्की जी। अंकित यदुवंशी जी जुड़ गए हैं, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, शुभ प्रभात, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न जो है वो क्या कर रहा है, वन शुड नॉट मेक इरेलीवेंट रिमार्क्स। इरेलीवेंट, इरेलीवेंट का मतलब क्या होता है, इरेलीवेंट का मतलब होता है हमारे लिए अन्याय संगत, अनुचित, फालतू, बेतुका। अब इसी का हमें चाहिए मीनिंग। तो देखिए रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है न्यायिक, तर्क संगत, तो ये तो होगा नहीं, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट बीइंग टू द पॉइंट, मीनिंगफुल, मीनिंगफुल माने सार्थक होता है, यह भी नहीं होगा। इरेलीवेंट का मतलब होता है निरर्थक, बेकार। ये तो अब देखिए यूजफुल, यूजफुल का भी कोई सेंस नहीं, यूजफुल का मतलब उपयोगी। तो तीन ऑप्शन ऐसे ही हमारा कैंसिल हो गया, एक ऑप्शन पे पहुंच गए। नॉट बीइंग टू द पॉइंट मतलब पॉइंट पे नहीं आना, वस्तु स्थिति जो है मूल चीजों पर नहीं आना, मूल चीज को नहीं बताना, इधर उधर की बात बताना, फालतू चीजों को बनाता, चीजों के बारे में चर्चा करना, निरर्थक चीजों पे चर्चा करना, अन्यायप्रिय, अप्रासंगिक, बेमतलब का, बेतुका। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर, नॉट बीइंग टू द पॉइंट, इरेलीवेंट का। संजीत कुमार शर्मा, गुड मॉर्निंग संजीत बाबू, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एन अनमैरिड मैन। कैसा मैन है, अनमैरिड। मैन है कि वुमन है, तो मैन है पुरुष, अविवाहित पुरुष, उसको माय डियर बोलते हैं बैचलर। बैचलर। माइजर मीन्स होता है कंजूस, ये नहीं होगा। मास्टर मीन्स मालिक नहीं होगा। फ्री का मतलब स्वतंत्र, बिल्कुल स्पष्ट है, बैचलर। मुरारी बाबा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मुरारी जी। चलिए थोड़ा सा और समय से जुड़े डियर, हम लोग का 3-4 क्वेश्चन निकल गया है, फिर भी बहुत सारे सवाल हैं। आइए सवालों को देखते हैं, सवालों के साथ ही हम लोगों की चर्चा होगी। कमेंट्स पे आइए, कमेंट्स। अनमोल कुमार जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनमोल, थोड़ा सा और समय से रहें, आप आज क्यों लेट हो गए। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, कह रहा है कि वैसे जीव जो लैंड, ऑन लैंड जमीन पे, एंड वाटर और पानी में दोनों जगह रहता है, उसको बोलते हैं माय डियर एम्फीबियस, उभयचर, मतलब जल और स्थल दोनों जगह रहता है, ऑप्शन सी होगा। एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय, केवल जल में रहने वाला, इसलिए यह नहीं होगा। अंकित जी, देखिए अंकित, यहां हम लोग जो है ये बीएड पे आधारित, बैचलर इन एजुकेशन पे आधारित जो सेंट्रल टेट का जो एग्जाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो एग्जाम साल में 2 बार होती है, या कोई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे अभी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की आई हुई है, DSSA लाई है 6000 वैकेंसी शिक्षकों के लिए, या यूपी गवर्नमेंट का करीब पिछले सेशन में जो है से आपका आया हुआ था, ये कुछ दिन पहले जो है उसकी फॉर्म अप्लाई हुआ है, या फिर आपका यूपी का टेट हो गया, या बी टेट, बिहार में भी जो टेट की जो एग्जाम होती है, तो जो बीएड वाले लोग होते हैं, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक के लिए यदि देखते हैं, तो चाहे वो सेंट्रल हो या आपका लोकल, आपका राज्य स्तरीय हो, शिक्षक के लिए बहुत सारी वैकेंसी है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। इसी को देखते हुए बीएड पे आधारित जो है टेट के परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कुछ उन पेपर से संबंधित भी वीडियो बनाया जाए, बच्चों को क्या क्या पेपर्स आते हैं, किस तरह के सवाल आते हैं, उसके बारे में चर्चा किया जाए। क्योंकि अभी इसका पेपर होने वाला है, बिहार का भी आपका होने वाला है, आपका सीईटी जो बीएड के लिए होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बीएड के, वो आपका जो एडमिशन मतलब सीख करते हैं, जो एडमिशन चाहते हैं उनके लिए। गुड मॉर्निंग अनमोल, मुकुंद कुमार भाई गुड मॉर्निंग, निखिल कुमार जी गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को शुक्रिया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है ये आपका सेशन शुरू हुआ।
एक्वेरियन का मतलब होता है माय डियर कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले। लक्ष्मण कुमार जी गुड मॉर्निंग डियर। हाइबरनेटर नहीं होगा, हाइबरनेटर। हाइबरनेटर का मतलब होता है शीत निद्रक, मतलब जो शीत में, ठंडे समय में, जो कुछ समय के लिए कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ठंडे के काल में, शीत काल में वो क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, वैसे जीव को शीत निद्रक बोलते हैं, जिनको अंग्रेजी में बोलते हैं माय डियर हाइबरनेटर। आईटीआई का वो टेक्निकल उसमें जो होती है, तो उसमें मैं आईटीआई नहीं पढ़ाता हूं बाबू। मैं मूल तौर पे आपका अंग्रेजी का कक्षा लेता हूं, अंग्रेजी, हिंदी। और चूंकि ये आपका शिक्षक अभियोग्यता जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी मेरा जो है पेपर बीएड एमएड में रही है, तो इसलिए टीचिंग एप्टीट्यूड का भी हम लोग काम करते कराते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, अ थिंग विच इजिली कैचेज फायर। वैसा कोई भी वस्तु जो आसानी से आग पकड़ लेता है, जिसमें आग आसानी से पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लूरोसेंट। फ्लूरोसेंट का मतलब होता है प्रतिदीप्त, जो खुद से दीप्त है, दीप्तिमान है, स्वयं में दीप्तिमान है, तो ये नहीं होगा माय डियर। इम्पेशेंट का मतलब होता है अगंभीर, अस्थिर, तो यह भी नहीं होगा। ऑयली का मतलब होता है तेल से संबंधित, फैलिए, तो यह भी नहीं होगा। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है माय डियर ज्वलनशील, जिसमें ज्वाला जल्दी पकड़ ले, जल्द ही आग पकड़ ले, उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी, कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ, एक से ज्यादा पत्नी की प्रथा, एक से ज्यादा शादी करने की प्रथा। ठीक है, हिंदी का क्लास बस इसके बाद, इसके और भी कुछ प्रश्न है, उसके बाद हिंदी की क्लास होगी मुरारी जी। फायरमैन का क्लास लक्ष्मण कुमार जी होगा। जो भी क्लास स्टार्ट होगी उसका इंफॉर्मेशन 1-2 दिन पूर्व से ही जाती है, उसकी सूचना मिलती है। जैसे बीएड है तो बीएड के लिए भी आपको परसों से ही, कल से ही सूचना दी जा रही है, टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब पे भी जो है इसका लिंक जा रहा है। उस तरह से कोई भी क्लास स्टार्ट होगी, चाहे वो फायरमैन हो, एमटीएस हो, या किसी भी चीज का, उसका सूचना करीब 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा पहले देने की कोशिश हम लोग करते हैं और लगभग जाती है। तो देखिए पोलीगैमी का मतलब होता है माय डियर बहुविवाह पद्धति, बहुत विवाह, बहुत स्त्री, बहुस्त्रीत्व। मोनोगैमी एकल विवाह पद्धति, बाईगैमी द्विविवाह पद्धति, और मैरिमोनी का यहां सेंस नहीं है माय डियर विवाह से या पतित्व से या पत्नित्व से। तो पोलीगैमी यहां पे जो ऑप्शन बना हुआ है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ऑप्शन जाएगा ए नंबर, पोलीगैमी बहुविवाह पद्धति, बहुत स्त्रीत्व, बहुस्त्रीत्व। ऐसे इसका एक और वर्ड आपको आता है माय डियर पोलीगाइनी, पोलीगाइनी, बहुस्त्रीत्व। यही रहता कि कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स, तो उसका होगा माय डियर पोलीएंड्री, पॉलीएंड्री। एंड्रस का अभिप्राय मेल से हो जाता है, गाइन, गाइन जो वर्ड है इसका अभिप्राय आपका वाइफ, फीमेल से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बता रहा है माय डियर एट लास्ट, अंततः, ही यील्डेड टू द टेम्पटेशन, वह लालच में आ गया, उसे लालच हो गई, वह लालच की ओर उन्मुख हो गया, उससे लालच हुई। तो देखिए यील्ड, किसी भी चीज की ओर उन्मुख होना, किसी भी चीजों में फंस जाना, उसके लिए देखिए यील्ड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, यील्ड टू। यील्ड टू का मतलब होता है माय डियर किसी चीज में, किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में फंसना, या उस चीज की ओर उन्मुख होना, की ओर अग्रसर होना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बता रहा है, कह रहा है वर्क हार्ड यू विल फेल, कह रहा है कि कठिन परिश्रम करो अन्यथा, वरना तुम फेल कर जाओगे, तुम असफल हो जाओगे।
मोहम्मद अखलाक जी गुड मॉर्निंग अखलाक जी। लक्ष्य भारद्वाज जी गुड मॉर्निंग। 4 नहीं होगा डियर, वहां पे 2 लगेगा, यील्ड के साथ 2 प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। तो कठिन परिश्रम करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, आप फेल कर जाओगे। देखिए अन्यथा या वरना के लिए लेस्ट शब्द का भी प्रयोग होता है, लेस्ट शब्द का भी प्रयोग होता है तब जब यहां शुड मॉडल, लिस्ट से जुड़े हुए जो क्लाउज शुड मॉडल से बने हुए होते हैं तब। रजनी सिंह राजपूत, रिप्लाई माय क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है आपका रजनी? और इल्स यहां पे आपका सटीक नहीं होगा, इसका भाव नहीं आएगा। अन्यथा वरना के लिए अदरवाइज लिस्ट का प्रयोग होगा। लिस्ट का प्रयोग तब होगा जब हमारा क्लाउज में शुड मॉडल अप्लाई होगा। चूंकि यहां क्लाउज विल सेल से है तो आपका अदरवाइज अप्लाई होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है विक्की श्रीवास्तव जी, बिल्कुल 1 नंबर होगा, बहुत बहुत शुक्रिया विक्की। कह रहा द सोल्जर वाज काइंड, सोल्जर जो था वो क्या था? दयालु था। अब इसका हमें फाइंड द वर्ड्स अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट वाला वर्ड चाहिए, अपोजिट वाला क्या चाहिए? वर्ड चाहिए। तो अपोजिट, काइंड मीन दयालु, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? निर्दय। तो पीसफुल मीन्स शांति प्रिय, हेल्पिंग मीन्स सहायक, हेट मीन्स घृणा, और क्रूएल का मतलब क्या होता है हमारी? निर्दय। तो आपका ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी नंबर चला जाएगा। हाँ, बीएड एंट्रेंस एग्जाम कब तक होने का चांस है? देखिए बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो सीईटी का यदि बात करें बिहार वाली, तो ये आपका अभी लॉकडाउन जब तक टूटेगी नहीं तब तक, जब तक हटेगी नहीं तब तक जो है आपका नहीं होगा। हालांकि नोटिफिकेशन दिया है कि उम्मीदतः यदि जिस तरह से आपका रेट जो है कैजुअलिटी रेट घट रही है, इस तरह से यदि कैजुअलिटी रेट घटी तो जून लास्ट तक जो है आपका लॉकडाउन को हटाने का पूर्ण रूप से प्रक्रिया पर जो है गवर्नमेंट विचार करेगी, और जुलाई तक, अगस्त तक, जुलाई के मिड लास्ट तक आपको उम्मीद है, चांस है कि एग्जाम हो सकती है। हालांकि कंफर्म करना बहुत मुश्किल है क्योंकि स्थिति परिस्थिति कभी भी बदल जा रही है, इसलिए स्पष्ट कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब एंट्रेंस का फॉर्म भराया है तो वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट तो एग्जाम लेगी ही लेगी। थोड़ा देर या सवेर लेट हो सकती है लेकिन वो एग्जाम तो लेगी। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका हिंदी का सवाल आ गया। अब हम लोग हिंदी के सवाल पे चर्चा कर रहे हैं, हिंदी का सवाल हम लोग के पास मौजूद है। कह रहे हैं इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो हिंदी में, हिंदी भाषा में संस्कृत के बिगड़े हुए या संस्कृत से हटा करके उनको लाया गया है, और संस्कृत के बिगड़े हुए रूप जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उसको तद्भव शब्द कहते हैं। और संस्कृत के ही हूबहू शब्दों को जब हिंदी में इस्तेमाल होता है तो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। तो हमें यहां तत्सम नहीं चाहिए, हमें यहां क्या चाहिए? तद्भव चाहिए। तो चतुर्दश, चतुर्थ, चतुर्थी, ये तीनों के तीनों हमारा संस्कृत का शब्द है। तो ये जो शब्द है तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए तद्भव शब्द 14। चतुर्दश से ही 14, चतुर्दश को ही बोलते हैं। ये संस्कृत हो गया, ये हिंदी हो गया, तो ये आपका तद्भव हो गया। वाणी झा गुड, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए समझ गए हैं बीएड के बारे में। विक्की श्रीवास्तव जी, रजनी, सब लोग समझ गए हैं। मुरारी जी देखिए अब आपका हिंदी आ गया, हिंदी का कमेंट्स कीजिए। बी नंबर नहीं होगा। चतुर्थ का मतलब होता है 4, ये संस्कृत का शब्द है माय डियर, चतुर्थ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हिंदी का, दारा का अर्थ क्या है? तो दारा, दारा का मतलब होता है भार्या, भार्या का मतलब होता है पत्नी। इसी का अभिप्राय अर्धांगिनी से भी है। तो आपका सही अर्थ जो होगा दारा, दारा का अर्थ होगा भार्या या पत्नी या अर्धांगिनी। ऑप्शन आपका हो जाएगा पत्नी। पुत्री या सुता, तो पुत्री नहीं होगा। माता, अम्मा, मां, जननी नहीं होगा। बहन नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका चला जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है माय डियर, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन है? सबसे पहला तो है
कि मूर्धन्य निखिल कुमार 15 का सर 15 कहां है? 15 क्वेश्चन यहां पे नहीं है बाबू। देखो निखिल, यहां पे हम लोग वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं जिस क्वेश्चन जो थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ लग रहा है, स्टैंडर्ड है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है कि विद्यार्थी को फंसा सकता है, वो उस क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं। जो बिल्कुल एकदम आसान टाइप का क्वेश्चन है उसको थोड़ा हटा दिया गया, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसमें परेशानी होगी। तो यहां देखिए क्या कर रहा है, इनमें मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? मूर्धन्य व्यंजन किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि मूर्धन्य व्यंजन कहते किसको हैं। तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ का लचीला भाग, जो अग्र भाग है, वो तालु में टकराता है। जीभ की लचीला भाग तालु में टकराता हो और टकरा करके उस अक्षर का उच्चारण होता है, वैसे अक्षर को, वैसे व्यंजन अक्षरों को मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। 5G वर्ल्ड मैथिली वाले भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ग घ में जीभ का जो है टकराना नहीं हो रहा है, झ में भी नहीं हो रहा है, प और फ में दोनों ओठ का क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। तो यहां भी जो है आपका तालु और जीभ का संपर्क नहीं है। तो 4 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर हमारा ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी सब लोगों का जवाब आ गया। सब लोगों का जवाब सही है, सी नंबर होगा। ड ड जैसे ही बोलते हैं तो हमारा जीभ जो है ऊपर का तालु में जाकर के क्या करता है, सटता है। संजीत कुमार शर्मा गुड मॉर्निंग संजीत, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है ढ में भी सटता है। तो मूर्धन्य व्यंजन जो है माय डियर आपका कौन कौन है? मूर्धन्य व्यंजन है टवर्ग श्रेणी के जितने भी व्यंजन है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, टवर्ग का न भी आपका होगा, न, ये सब आपका मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट जो प्रश्न है देखिए वो क्या करा, इनमें से महाप्राण ध्वनि चुने। तो देखिए महाप्राण और अल्प प्राण दो होते हैं प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। अल्प प्राण उसको बोलते हैं, प्राण का संबंध क्या चीज से है? वायु से, ऑक्सीजन से। प्राण वायु, ऑक्सीजन, हवा। हवा के बिना, जल के बिना 1, 2, 3 घंटा लोग जीवित रह सकता है, लेकिन हवा के बिना मिनट भी जीवित नहीं रह सकता है। तो प्राण, महाप्राण मतलब वैसे अक्षर, वैसे व्यंजन जिसके उच्चारण में मुंह से ज्यादा हवा बाहर निकलती है, उसको महाप्राण बोलते हैं। कम हवा निकलती है, कम हवा का निष्कासन होती है, उसको हम लोग अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि महाप्राण जो है, महाप्राण की संख्या कितना है? तो महाप्राण की संख्या 14 है और अल्प प्राण की संख्या 20 है। महाप्राण में कौन कौन आते हैं? सी नंबर आप लोग का आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं सी नंबर आएगा कि नहीं आएगा। महाप्राण में नहीं लग रहा है कि आपका सी नंबर आएगा माय डियर। महाप्राण के अंतर्गत किसी भी श्रेणी का दूसरा और चौथा अक्षर महाप्राण के अंतर्गत आता है। दूसरा जैसे कवर्ग श्रेणी का ख और चौथा घ, चवर्ग श्रेणी का छ और चौथा झ, इस तरह से तमाम श्रेणी का दूसरा और चौथा महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। साथ ही जितने भी जो ऊष्म व्यंजन हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह तथा एक उच्छित व्यंजन ढ, ये 14 जो है आपका महाप्राण के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो अल्प प्राण है, अल्प प्राण में संख्या 20 है। इसमें पहला, किसी भी वर्ग का पहला, वर्ग श्रेणी का पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। और चारों अंतःस्थ व्यंजन य, र, ल और व, ये इसको अंतःस्थ व्यंजन बोलते हैं। और एक उच्छित व्यंजन होता है ड। तो ये 20 मिलाकर के हो जाते हैं जो अल्प प्राण होते हैं। तो यहां पे ऑप्शन आपका हो जाएगा माय डियर बी नंबर। विक्की श्रीवास्तव का जवाब सही है, बी होगा।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या करा, दिए गए रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह लगाइए। आहा, आहा क्या है? एक्सक्लामेटरी है, एक्सक्लामेशन है, एक्सक्लामेशन वाले जो है हमारे शब्द हैं। तो ये क्या है? डैश है, ये नहीं होगा। कॉमा है, अल्प विराम, नहीं होगा। साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यह भी नहीं होगा। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है, आश्चर्यबोधक चिन्ह। तो आहा के लिए क्या होगा? आश्चर्यबोधक चिन्ह। आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। 5G वर्ल्ड बिल्कुल बी होगा। अनमोल कुमार भाई डी नहीं होगा, यहां पे सी नंबर ऑप्शन आ रहा है 22 का। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखिए चौपाई जो है, छंद जो होता है, छंद वैसा छंद जो सम मात्रा में हो और जो 4 लाइनर होता है, 4 लाइनर होता है, 4 पंक्ति का होता है और सभी पंक्तियों की मात्रा समान होती है। सममात्रिक जो छंद होता है उसी को चौपाई बोलते हैं और जो 4 पदों का हो उसको चौपाई बोलते हैं। तो यहां पे क्या कर रहा है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में मूल मात्रा 15 और एक को बोलते हैं गुरु मात्रा 16। तो कुल मिलाकर के चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो चौथाई में 4 चरण हो गया, तो कुल यदि कहा जाए कि चौपाई में कितने मात्रा होते हैं तो 64 और एक चरण में आपका 16 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर, रामचरितमानस की रचना शैली क्या है? तो रामचरितमानस में क्या है? छंद है, दोहा है, चौपाई है। तो रामचरितमानस में पूरा दोहा चौपाई ही है, तो दोहा चौपाई शैली है। वैष्णवी शैली ये आपका उर्दू साहित्य की शैली है। बरवे शैली रामचरितमानस के द्वारा भी ये क्या है, तुलसीदास के द्वारा जो एक रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों पे जो चर्चा किया गया था उसमें बरवे शैली का वो इस्तेमाल किए थे, तो ये बरवे शैली है। यहां पे जो है रामचरितमानस की रचना का बात हुई तो रामचरितमानस की रचना की शैली दोहा और चौपाई की शैली है, उसमें दोहा और चौपाई है। नेक्स्ट करा, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? दशक, दशक 10 और उसी में क जुटा हुआ है दशक, इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। पराजय, परा जोड़ जय, जय हो जाना, जीत हो जाना, किसका? दूसरे का, दूसरे व्यक्ति का जीत हो जाना, खुद का हार जाना, उसी को बोलते हैं पराजय। तो यहां पे उपसर्ग लगा हुआ है, जय में उपसर्ग लगा हुआ है परा। लालिमा कोई उपसर्ग नहीं है, कारीगर कोई उपसर्ग नहीं है। तो माय डियर यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, पराजय। दूसरे का जीत, दूसरे का जय हो जाना, उसी को बोलते हैं पराजय। क्या करें, अपने हाथ से स्वयं काम करो, नहीं, यहां पे शुद्ध जो हमारा शब्द जो हमारा क्या है वाक्य है, स्वयं से काम करो, नहीं, हाथ से अपना काम करो। लोग हाथ से भी काम कर सकता है, मशीन से और भी कोई माध्यम हो सकता है। अपने से अपना काम करो, अपने से अपना काम लोग खुद ही करता है। तो आपका एक ऑप्शन है, 1 नंबर, अपना काम स्वयं करो, यही आपका सारगर्भित और शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट कह रहा है, बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है? तो चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होता है। चिड़िया का बहुवचन चिड़िया ही होता है, इसका कोई बहुवचन अलग नहीं होता है। एक वचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से, शिक्षण अभिक्षमता अभियोग्यता से प्रश्न है। देखिए करे कि एक विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो देखिए सवाल को समझिएगा, किस चीज के लिए हमें समस्या है? विद्यालय, विद्यालय हेतु समस्या क्या है? तो वित्त की कमी। जब वित्त की कमी रहेगी, वित्त की कमी होगी, विद्यालय की स्थापना ही नहीं हो पाएगी, विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बन पाएगा। और ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस विद्यालय में वित्त की कमी होगी वो विद्यालय बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या वित्त की कमी नहीं होगा। अच्छे अध्यापक, अच्छी आधारिक संरचना की कमी, अच्छे आधारिक संरचना बना करके विद्यार्थियों में अच्छी व्यवस्था, विद्यार्थियों में अच्छी निपुणता, विद्यार्थियों में अच्छे विद्या अर्जन का गुण स्थापित कोई किया जाना कोई जरूरी नहीं है। तो यहां पे यह भी ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। अच्छे अध्यापकों की कमी, देखिए
अध्यापक जो हैं, जो शिक्षक है, अध्यापक है, वो अच्छा ही होता है। जो बुरा हो गया वो शिक्षक कहां होगा? जो बुरा हो गया, जो खराब हो गया, जिसमें शिक्षा और शैक्षणिक व्यवस्था का गुण ही नहीं है, फिर वो अध्यापक हुआ कैसा? तो अध्यापक अच्छे और बुरे अध्यापक नहीं होते। तो इसलिए अच्छे अध्यापकों की कमी, यह भी यहां सारगर्भित नहीं होगा। विद्यालय हेतु सबसे बड़ी समस्या जो है विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। हाँ, विद्यार्थियों की लगातार कमी होना। ऑप्शन आपका डी नंबर सही विकल्प चला जाएगा प्रश्न का। कह रहा है कि अधिगम, अधिगम का अभिप्राय होता है हमारी सीखने की क्रिया, सीखने की स्थिति हेतु विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण क्या है? विद्यार्थी में कौन सी गुण होनी चाहिए, कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जिसमें विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीख सकता है या सीखने का इच्छा जाहिर कर सकता है? तो अच्छी याददाश्त कोई जरूरी नहीं है। यदि विद्यार्थी में बहुत अच्छी याददाश्त होगा परंतु वो सीखना ही नहीं चाहेगा, पढ़ना ही नहीं चाहेगा, तो अधिगम करना, सीखना बहुत मुश्किल है। इसलिए आपका 1 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छी संप्रेषण क्षमता, अच्छा वाक क्षमता, किसी चीजों को व्यक्त करने की क्षमता से कोई व्यक्ति ज्यादा सीख जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सीखने हेतु कठिन श्रम, सीखने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होता है। और कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करे तो मेहनत करने से कोई व्यक्ति सीखेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सीखने के लिए सीखने के प्रति आकांक्षा होनी चाहिए, आंतरिक इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका डी नंबर होगा, सीखने हेतु जिज्ञासा। यही विद्यार्थी का मौलिक और सर्वोत्कृष्ट गुण होती है अधिगम के लिए। निखिल कुमार जी का जवाब सही है, विक्की श्रीवास्तव का जवाब सही है, 5G वर्ल्ड मैथिली जी का जवाब सही है। सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहा है कि कौन सा एक अच्छे विद्यालय का गुण नहीं है? देखिए, गुण नहीं होना, गुण नहीं का मतलब क्या हो गया? अवगुण। जो गुण नहीं है मतलब क्या हो गया? अवगुण है। तो अब प्रश्न देखिए, कौन सा एक अच्छे विद्यालय का अवगुण है? विद्यालय का अवगुण क्या है? तो सभी विषयों का शिक्षण, ये अवगुण है, ये तो अच्छाई है विद्यालय का, इसलिए ये नहीं होगा। वाद विवाद एवं निबंध लेखन का आयोजन, निबंध का लेखन का आयोजन करना, वाद विवाद प्रतियोगिता स्थापित करना, ये तो विद्यालय का गुण है, इसलिए यह भी नहीं होगा। अच्छी विकसित प्रयोगशालाएं, अच्छी प्रयोगशालाएं होगी तो विद्यार्थियों को किसी भी चीजों को सीखने में सहूलियत मिलेगा, तो ये भी जो है विद्यालय का गुण है, अच्छाई है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन बनेगा, खेलों का आयोजन नहीं करना। चूंकि सहगामी क्रिया, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे सहगामी क्रियाएं होती हैं जो विद्यालय शिक्षा में बहुत अनिवार्य है। तो एक अच्छे विद्यालय के लिए खेल का आयोजन करना भी बहुत जरूरी है। जवाब आपका क्या होगा? सी नंबर। 5G वर्ल्ड, विक्की श्रीवास्तव, सभी लोगों का जवाब सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन विद्यालय की भौतिक संरचना का उदाहरण नहीं है? तो भौतिक संरचना, खेल का मैदान भौतिक संरचना ही है, प्रयोगशाला यह भी भौतिक संरचना है, बिल्डिंग विद्यालय की यह भी भौतिक संरचना है, लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन का मतलब होता है पुस्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकालय का देख रेख करने वाला व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति, कोई इंसान किसी व्यवस्था का, किसी भी सिस्टम का भौतिक संरचना नहीं होगा। व्यक्ति क्या है? आंतरिक शक्ति होता है, आंतरिक रिसोर्स होता है व्यक्ति, इंसान, ठीक है, या स्टाफ, जो किसी भी व्यवस्था होती है उसकी। इसलिए लाइब्रेरियन यहां हमारा ऑप्शन होगा। लाइब्रेरियन जो है विद्यालय की भौतिक संरचना नहीं है। डी नंबर ऑप्शन आपका अनमोल कुमार का है। 5G वर्ल्ड, सम्मा प्रवीण का डी नंबर जवाब आया है। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? जिस शिक्षण संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी शिक्षण व्यवस्था है? शिक्षा की निःशुल्क संस्था। निःशुल्क संस्था में उम्र से कोई मतलब नहीं है। जैसे निःशुल्क व्यवस्था जो है लगभग 0 से 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो है मुफ्त की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इसमें आयु का कहीं कोई बात नहीं है। निःशुल्क का मतलब हो गया ये क्या है? फंड से है, पैसा से है, तो ये नहीं होगा। शिक्षा की सायंकालीन संस्था, सायंकालीन संस्था जो है
इसमें जो है उम्र का कोई बंधन नहीं होता शिक्षण संस्था में। तो सायंकालीन में ज्यादातर जो है प्रौढ़ लोग, बुजुर्ग लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पे यह भी नहीं होगा। शिक्षा की बंद व्यवस्था, जो व्यवस्था बंद हो गई वो सब लोगों के लिए नहीं है, बंद व्यवस्था तो कुछ गिने चुने लोगों के लिए होगा, इसलिए यह भी नहीं होगा। खुली शिक्षा की संस्था जो सब के लिए मौजूद है, सब के लिए उपस्थित है, सबसे रूबरू है, सब के लिए है, इसमें कोई उम्र, कोई व्यक्ति, कोई जाति, धर्म, मजहब से कोई वास्ता नहीं है, उसको बोलते हैं खुली शिक्षा की संस्था। डी नंबर सही जवाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है? उच्चतर माध्यमिक, देखिए शिशु शिक्षा सबसे पहला जो चरण हुआ ये शिशु शिक्षा की है, जो 2 साल से लेके 6 साल के आयु वर्ग तक होती है। उसके बाद आपका क्या हो गया माय डियर? प्राथमिक शिक्षा हो गया। प्राथमिक शिक्षा जो हो गया ये आपका 6 साल से लेकर के 12 साल के आयु वर्ग तक के लिए हो गई। उसके बाद हो गया माध्यमिक। माध्यमिक जो हो गया माय डियर ये 12 से 16 साल तक का हो गया, 12 से 16। उसके बाद क्या हो गया? उच्चतर माध्यमिक। उच्चतर माध्यमिक जो हो गया ये क्या हो गया? 16 से 18। तो यहां प्रश्न यही पूछ रहा है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी होती है। तो 16 से 18 कितना वर्ष हो गया? 2 वर्ष। तो जवाब यहां क्या हो जाएगा? सी नंबर। उच्चतर माध्यमिक की अवधि 2 वर्ष होती है, जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें माय डियर? एक विद्यालय में निम्न में कौन वांछित नहीं है? वांछित नहीं का मतलब क्या हो गया? अवांछित है। कौन अवांछित है? अवांछित का मतलब होता है माय डियर अनुचित। कौन अनुचित है? कौन अन्यायिक है? अप्रासंगिक है। तो देखिए एक विद्यालय में कौन अनुचित चीज है? नियमित उपस्थिति। क्या विद्यालय में नियमित तौर पे उपस्थिति है तो कोई खराबी है? नहीं, ये अवांछित नहीं है, ये अनुचित चीज नहीं है, ये तो उचित है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं बनेगा। अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार तो होना ही चाहिए, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं बनेगा। पुरस्कार, पुरस्कार देकर के विद्यार्थियों में अधिगम के प्रति इंटरेस्ट जगाया जाता है, तो यह भी हमारा सही है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं बनेगा। ऑप्शन बनेगा सी नंबर। दैहिक दंड, पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट को रोक लगा दी गई है, रोक दिया गया है। यह जो है विद्यालय में यह वांछित है, अवांछित है, अन्यायोचित है, इसको न्यायिक नहीं रखा गया है। ऑप्शन सी नंबर बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही आ रहा है, सी होगा। ये लगभग सभी लोगों का जवाब सही आया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न करा, विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए एक उत्तरदायी कारण क्या है? जैसे विद्यालय, यहां देखिए क्या बता रहा है, एक चरण है बढ़ती अनुशासनहीनता, मतलब पहले अनुशासनहीनता की रेट बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे अनुशासनहीनता की रेट फ्लो बढ़ रही है। तो इसके लिए क्या जिम्मेवार है? आर्थिक परेशानी? नहीं, कोई व्यक्ति के पास पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, तो पैसा नहीं रहेगा तो कोई अनुशासनहीन हो जाएगा, या रहने वाला अनुशासित रहेगा, इसको रुपया पैसा धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। अभिभावकों द्वारा हस्तक्षेप, यहां बात विद्यालय की हो रही है। विद्यालय में, विद्यालय का संबंध अभिभावक से नहीं होगा, और अभिभावक विद्यालय में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए जिम्मेवार नहीं होंगे। बढ़ती आकांक्षाएं, आकांक्षा तो होना ही चाहिए, लेकिन किसी की आकांक्षा, इच्छा, शक्ति तो होना ही चाहिए अधिगम का, पढ़ने का, बेहतर से बेहतर कार्य करने का। तो बढ़ती आकांक्षाएं किसी व्यक्ति में अनुशासनहीनता को उत्पन्न करेगा, ऐसा नहीं है। शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में कमी, हाँ, जब शिक्षक की नेतृत्व क्षमता बेहतर नहीं होगी, विद्यार्थियों को परखने की क्षमता जब नहीं होगी, तब विद्यालय में, शैक्षिक व्यवस्थाओं में अनुशासनहीनता की रेट धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। जवाब बहुत सारे लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नेक्स्ट कर रहा है, विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम
के लिए निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रभावी है? अधिगम के लिए विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीखे, सीखने में कारगर हो विद्यार्थी के लिए, तो वो कौन सा है जो जिससे विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा सीखेगा? तो व्याख्यान। तो शिक्षक यदि क्लास में जाए और वो केवल व्याख्या करने लगे, बहुत ज्यादा किसी चीजों का व्याख्या करे, एक्सप्लेन करे, ज्यादा से ज्यादा किसी भी चीजों के बारे में बोले, तो बोलने मात्र से विद्यार्थी बहुत ज्यादा सीख नहीं पाएगा। नंदिनी गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग नंदिनी। सीख नहीं पाएगा। विद्यार्थियों को सिखाने के लिए केवल भाषण देना, किसी चीजों पर एक्सप्लेन करना आपका केवल उसका उपाय नहीं है। चित्र, केवल चित्र दिखा करके विद्यार्थियों को चित्र दिखा करके हम क्या सिखा सकते हैं? चित्र दिखा करके उसके चित्र के प्रति उसकी समझ को हम स्थापित कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सीखने के लिए केवल चित्र से हम तमाम चीजों को सिखा नहीं सकते हैं। सुरतिलेख, सुरतिलेख से शब्दों पे पकड़ हासिल करा सकते हैं, शब्द के लिखने और पढ़ने का जानकारी हो सकती है, लेकिन अधिगम के लिए, भिन्न भिन्न तरह की चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए विद्यालय विद्यार्थियों में निर्देशित क्रियाएं, जो पाठ्य पुस्तक में या शिक्षकों के द्वारा जो काम करने के लिए जो निर्देश दी जाती है, सही समय पर सही तरीके से जब निर्देश का, डायरेक्शन का वो पालन करेंगे और उन एक्टिविटीज को, क्रियाओं को वो करेंगे, तो विद्यार्थी में अधिगम होगा। चूंकि शिक्षक या पाठ्य पुस्तक के द्वारा जो एक्टिविटीज दिया जाएगा, जो असाइनमेंट दी जाएगी, जो डायरेक्शन होगा, उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के काम होंगे। उसके अंतर्गत चित्र भी आ जाएंगे, सुरतलेख भी आ जाएंगे, व्याख्यान भी आ जाएगा, ये तमाम चीज उसके अंतर्गत आ जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम में विकास होगा। तो ऑप्शन आपका सी नंबर होगा 104 का। नेक्स्ट प्रश्न जो है माय डियर, क्या करा? निम्न में से कौन विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भाग नहीं है? कौन सा भाग नहीं है? विद्यालय की पाठ सहगामी माने विद्यालय पाठ के साथ साथ, विद्यालय में पाठ के साथ साथ उसी के साथ चले, विद्यालय में विद्यालय शिक्षा के साथ वो भी एक्टिविटीज हो, तो कौन सा है जो नहीं होना चाहिए? वाद विवाद प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, डिबेट एग्जाम, डिबेट टेस्ट तो होना ही चाहिए, डिबेट तो कराया जाना ही चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। संगीत एवं गायन स्पर्धा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए, ये भी आपका पाठ्य के साथ, जो पाठ्य जो है उसके साथ सहगामी, साथ में चलने वाली एक्टिविटीज है, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। ड्रामा, ड्रामा भी समय समय पे जो है, अकेजन पे, अवसर पे उसके साथ ही चलता है, जिससे उसके संस्कृति और संस्कृति समाज के बारे में विद्यार्थियों को जान पहचान होती है, सीखने का मौका मिलता है। करा कि कक्षा व्याख्यान, कक्षा का व्याख्यान करवाना पढ़ने के दरमियान ही, पढ़ाई के साथ साथ, यही एक्टिविटीज है जो ये पाठ्य सहगामी क्रिया नहीं है विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है माय डियर? किस कक्षा स्तर के लिए प्राथमिक विद्यालय शब्द का उपयोग किया जाता है? पहले ही बताए हैं, प्राथमिक विद्यालय 6 साल से लेकर के, 6 साल से लेकर के क्या है 12 साल, 6 साल से 12 साल, लगभग 4 साल या 5वें साल में बच्चा पहला क्लास में चला जाता है, और बच्चा 12वें साल 10वें साल होते होते वो कहां पहुंच जाता है? 5-6 में पहुंच जाता है। तो प्राथमिक कक्षा का आयु चरण था 6 से 12, 6 से 12, तो प्राथमिक कक्षा का कक्षा स्तर क्या होगा? 1 से 5। सब लोगों का जवाब सही है, सी होगा। सम्मा प्रवीण, निखिल शर्मा, निखिल कुमार, सब लोग का, विक्की श्रीवास्तव, नंदिनी गुप्ता, सब लोगों का जवाब सही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को कोई संप्रत्य पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका, कोई भी चीज है, कोई एक्टिविटी है, उसको पढ़ाना है कठिन से सरल। जो विद्यार्थी है, जो जिसको पढ़ाना है, सिखाना है, तो जब किसी भी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगा तो कठिन चीज से सरल के तरफ, सरल चीजों से कठिन तक, कठिन पर ले जाना आसान होता है, परंतु कठिन से सरल पे ले जाना, सिखाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं बनेगा। अज्ञात से ज्ञात, जो चीज अज्ञात है तो अज्ञात चीजों से सीखने में भी बहुत मुश्किल होगी, तो इसलिए यह भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अमूर्त से मूर्त, अमूर्त का अभिप्राय क्या होता है माय डियर? अमूर्त का मतलब होता है वैसे चीज
जिसकी फिजिकल स्थिति हो, जिसका फिजिकल पोजीशन हो, जो अस्थूल हो, जो जिसकी उपस्थिति व्यापक पैमाने पे हो, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, तो वैसे चीजों को देख करके, छू करके, महसूस करके, और मूर्त वैसे चीजों को सीखना जिसको देखना, सुनना, समझना संभव नहीं है, उसी को बोलते हैं मूर्त से अमूर्त। तो यहां अमूर्त से मूर्त की भी व्यवस्था नहीं होगी। ज्ञात से अज्ञात, जब विद्यार्थी को किसी भी चीजों के प्रति ज्ञात होती है, जानकारी होती है, तो उन चीजों से संबंधित अज्ञात चीजों के बारे में भी जानकारी देना विद्यार्थियों को बहुत आसान होता है। और विद्यार्थी बहुत आसानी तरीके से जब किसी चीजों के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में बहुत सारी चीजें, जब कुछ जो नहीं भी जानते हैं वो भी उनके लिए सीखना समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ज्ञात से अज्ञात संप्रत्य को पढ़ाने का, सिखाने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष क्या है? माध्यमिक शिक्षा पे अभी हम लोग चर्चा किए थे, 6 से लगभग 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो माध्यमिक शिक्षा का अवधि क्या है? ये आपका छठा क्लास से लेकर के 10वां क्लास तक। तो छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये आपका 4 साल का माध्यमिक शिक्षा माना जाता है। 4 साल का लिया जाता है, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ठीक है। और 2 साल का आपका उच्चतर माध्यमिक होता है, जो आपका 11वां और 12वां होगा। मॉडल प्रैक्टिस सेट कब से शुरू होगा? बहुत जल्द ही होगा निखिल जी, पहले ये प्रीवियस ईयर हो जाएगा, उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट बता रहा है, भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि वर्ष है, ये तो हम लोग का हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल कारण है। विद्यालय में विद्यार्थी अनुशासनहीन है, इसका सबसे मूल कारण क्या होता है? शिक्षकों की अनुपस्थिति। शिक्षकों की अनुपस्थिति ही सबसे मूल कारण नहीं होता है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति, विद्यार्थी का उपस्थिति या अनुपस्थिति से अनुशासनहीनता का कोई संबंध नहीं है। कोर्स का पूर्ण नहीं हो पाना, कोर्स पूर्ण नहीं होगा तो इसका मतलब कि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाएगा, ये कोई लाजमी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। जब आप पढ़ाने के लिए कक्षा में जाएंगे और विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे नहीं, कुछ एक्टिविटी नहीं कराएंगे, कुछ काम नहीं देंगे, तो विद्यार्थी आपस में कुछ न कुछ, तो विद्यार्थी चंचल होते हैं, वो एक्टिविटी करेंगे ही नहीं। आप यदि एक्टिविटी नहीं कराएंगे तो विद्यार्थी आपस में एक्टिविटी करने लगेंगे, बातचीत करने लगेंगे, किसी चीजों पर चर्चा करने लगेंगे, जिससे शोर शराबा होगी। शोर शराबा होने के उपरांत अनुशासनहीनता भंग होने की आपका अपॉर्चुनिटीज रहेगा। तो इसलिए विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का सर्वाधिक प्रबल जो काउज है वो है विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न न कर पाना। बिल्कुल डी नंबर होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या है? विषय वस्तु में दक्षता, विद्यार्थियों से परिचय, अच्छा स्वास्थ्य से जो है से आपका शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, स्वास्थ्य से यहाँ कोई मतलब नहीं, शिक्षा शिक्षण से मतलब है। शिक्षण कौशलों में दक्षता, कौशल में तो दक्षता होना ही चाहिए, लेकिन केवल कौशल से आप नहीं पढ़ा पाएंगे, ये आपकी महत्व इंपॉर्टेंस को नहीं रख पाएगी। विषय वस्तु में दक्षता होनी चाहिए, विषय वस्तु पे कमांड होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 110 का 1 नंबर। नेक्स्ट बता रहा है, एक सेमेस्टर महीने की अवधि का कितना होता है? तो ये सेमेस्टर इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया या फिर आपका मेडिकल सेक्टर है, इसमें सेमेस्टर वाइज जो है क्या होती है, एजुकेशन होती है, जहां पे 6 महीने का एक सेमेस्टर बनाया जाता है। तो सेमेस्टर की अवधि जो होती है वो 6 महीने का होता है माय डियर। कह रहा है कि यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो उन्हें दंडित करना चाहिए। दंडित करने से अगले बार जो है, दंडित करने से ही शोरगुल समाप्त हो जाए, तो दंडित करना, शारीरिक दंड देना विद्यालय इस व्यवस्थाओं में मान्य नहीं है। बाहर भेज देना चाहिए। बाहर भेजना शोरगुल को कम करने या रोकने का सही उपाय नहीं है। मारना चाहिए, यह भी शारीरिक दंड मान्य नहीं है। क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए, हाँ, उसे कुछ असाइनमेंट देना चाहिए, उसे कुछ एक्टिविटीज कराना चाहिए। विद्यार्थियों को एक्टिविटी देने से उनकी ध्यान अपनी एक्टिविटीज की ओर होगा और वे अनुशासनहीन नहीं होंगे, शोर शराबा नहीं करेंगे।
तो विद्यार्थियों को क्रियाओं में संलग्न करना चाहिए शोरगुल को रोकने के लिए। अगला जो प्रश्न है, इनमें कौन मूक बधिर की शिक्षा से संबंधित है? मूक बधिर जो बोलते नहीं हैं, तो जो व्यक्ति बोलता नहीं, जो विद्यार्थी बोलता नहीं है, वैसे विद्यार्थी जो होते हैं माय डियर, उनके लिए सांकेतिक भाषा चलता है। सांकेतिक भाषा के जरिए वो जो है अपनी भावनाओं को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। जैसे आज आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक से जो चैट करते हैं, उसमें इमोजी के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, इमोजी को सेंड करके आप जो है अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर लेते हैं। तो वो इमोजी, आज का जो इमोजी है वो क्या है? सांकेतिक भाषा का ही एक डेवलप्ड रूप है, प्रारूप है। हाँ, ब्रेल भी एक प्रकार की जो है ये भाषा है जिससे शिक्षा दी जाती है। तो ये नेत्रहीन दिव्यांग जन के लिए है, जिनको जो आंख से क्या है, नेत्रहीन हैं। इसमें क्या होता है कि कट्ठे पे, तख्ते पे 6 छिद्र वाली जो है उभरा हुआ छिद्र होता है, जिसको हाथ से अनुभव कर करके नेत्रहीन लोग बिना देखे हुए पहचान जाते हैं और उसी तरीके से लिखावट को वो पढ़ लेते हैं, समझ जाते हैं या लिख देते हैं। तो ब्रेल आपका नेत्रहीन के शिक्षा के लिए होगा। मुख बधिर जो मुख से बहरा है, उनके शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा हो जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 119 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा नया शब्द दिया गया है? जो विद्यार्थी मूक बधिर, अंधे या कुछ योग्यताओं में कमतर होते हैं, उनके लिए पहले लोग हैंडीकैप्ड या पहले जो है सो भिन्न भिन्न तरह के नामों से लोग बोलते थे, लेकिन तमाम नामों को हटा करके मूक बधिर, अंधे या अन्य भी भिन्न भिन्न प्रकार के फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए एक शब्द दिया गया है, दिव्यांग जन, दिव्यांग लोग। अभिषेक गिरी जी, नहीं आज नहीं है बाबू, क्योंकि इसमें मैथ्स का सेशन नहीं है, इसलिए इसमें नहीं है। आपको मैथ्स का सेशन होगी, लेकिन वो इसमें नहीं। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये बताया रहा है, एक कक्षा में एक अच्छे अध्यापक द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तेज सीखने वाले को पढ़ाना। तो एक कक्षा में एक अध्यापक केवल तेज सीखने वाला को ही पढ़ाएंगे, बाकी मध्यम या लो लेवल वाले विद्यार्थी को नहीं पढ़ाएंगे, ये अध्यापक का सही गुण नहीं है। तो 1 नंबर नहीं होगा। मध्य गति से सीखने वाले को पढ़ाना, धीमी गति से सीखने वाले को पढ़ाना। चौथा ऑप्शन है सभी को पढ़ाना, सभी को साथ लेकर के आगे बढ़ना, चलना। तो आपका जवाब यही डी नंबर होगा। अध्यापक के लिए सारे स्टूडेंट्स एक समान होते हैं, सब लोगों के लिए एक समान स्नेह से सारे लोगों को आगे ले करके जाना चाहिए। वही सच्चे और अच्छे अध्यापक का पहचान है, गुण है। तो इस तरह से आज के हम लोगों का ये सेशन समाप्त हुआ, जो बीएड 2021 का नाम दिया गया है, जिसमें हम लोग सीटेट, एस्टेट, बीटेट या यूपी टेट में अंग्रेजी, हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाने वाले सवालों पर चर्चा करने के लिए हम लोग रूबरू हुए थे, उपस्थित हुए थे, जिसका समय है 10:45 10:45 में 11:15 से ये शुरू होती है सेशन, लगभग 11:30 तक, 11:15 तक ये सेशन जाती है। जुड़े हुए आप तमाम स्टूडेंट्स का, तमाम साथियों का मैं काफी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। जो टाइमिंग आप देख रहे हैं ये टाइमिंग है 10:45 से 11:40 तक का जो है समय मुझे प्राप्त हुआ है। उसके पहले रीजनिंग आपका 9 से 9:40 तक है और जनरल नॉलेज 9:45 से आपका 10:40 तक है। अभी जो है 1 जून मतलब आज से ही 12:30 में 12:30 बजे आपका लाइव होने जा रहा है। सिंपी शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। सिंपी कहां थी? पूरे सेशन में आप गायब रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे से हम लोग कोशिश करेंगे। सिंपी देखिए ये क्या है खास, ये देखना है। ये 12:30 12:30 से मुकेश सर का जो है एक लाइव सेशन होने जा रहा है, जो मैथ का आप लोग बात कर रहे थे, मैथ के लिए। तो आप लोग तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सारे स्टूडेंट्स आप लोग 12:30 में जुड़ें और भिन्न भिन्न तरह की अपनी बातों को रखें। और जो आप लोगों का जो बहुत दिनों से जो डिमांड था, उसी पे शायद चर्चा करने के लिए मुकेश सर आज उपस्थित होंगे 12:30 में। और उसके बाद जो है ये 2 तारीख को शायद नेक्स्ट डे का ये अनाउंसमेंट है।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, जो नए साथी हैं, उनसे गुजारिश होगा कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें यदि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। वीडियोस को देखने, सुनने, समझने से आपको यदि कुछ लगता है कि बेनिफिट है, कुछ हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, शेयर करें, शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग मस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में। शुक्रिया।